हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम कराएंगे वो है आपकी क्लास 5th की हिंदी की बुक रिमझिम। रिमझिम का पार्ट 5, जहां चाह वहां राह। इसकी व्याख्या करेंगे। इस पार्ट को हम पूरा देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ये पार्ट जो है वो गद्य जो है, हमारा हिंदी साहित्य के गद्य खंड की विधा है लेख। लेख लिखा गया है, ये एक तरीके का लेख है। सिर्फ एक कोई भी चीज़ नहीं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहानी होती है, एक अभी हम लोग आगे भेंट वार्ता भी पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो विधा चलेगी हमारी, इसको बोलते हैं लेख। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी ये विधा क्या होती है, गद्य क्या होता है, साहित्य क्या होता है, तो सभी कुछ हम समझा चुके हैं। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं तो हमारे पहले के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो मखमल का कपड़ा होता है, कॉटन का होता है, बहुत पतला सा कपड़ा होता है मखमल। उस पर कढ़ाई की बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से कढ़ाई करी गई थी। ये कढ़ाई का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी करी गई थी। तो उस एम्ब्रॉयडरी को किसने किया था? ईला सचानी ने। और ईला सचानी के बहुत ही अनूठे, बहुत ही महीन काम को हम लोगों ने यहाँ पर इसमें देखा था। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। अब ईला ने ये बना तो बहुत सभी लोग अच्छे लेते, लेकिन ईला के द्वारा बनाया ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था, इसे क्यों इतना सुंदर बताया जा रहा था, अब इसकी कहानी हम आगे देखते हैं। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता है। तो अब देखिए कहाँ रहती है? गुजरात में रहती है, राजकोट गांव में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते हैं, कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं। तो शाम को जैसे सभी मोहल्ले गलियों का हाल होता है कि सभी बच्चे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, खेलते हैं, तरह तरह के खेलों को खेलते हैं, उसी तरीके से ईला के घर के बाहर भी बच्चे किस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, खेल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और जब खेल के थक जाते हैं तब पेड़ों की डालियों पर झूलते हैं और डालियों पर झूलते हुए क्या गाते हैं? कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आई राले। तो आई रो रे, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक छोटा सा गीत गाते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती है पर उनके साथ पेंगे नहीं ले सकती। मतलब बच्चे गा रहे हैं तो ईला भी उनके साथ गाने लगती, मगर दौड़ के उनके साथ पेंगे नहीं लेती है, मतलब झूलती नहीं है। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो हाथ बढ़ाना चाहती थी मगर उसके हाथ नहीं उठते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी ना किसी तरह से उनके साथ खेल सके। तो ईला जब नहीं उसके हाथ उठते तो वो चुपचाप किनारे जाकर बैठ जाती और वो मन में सोचते कि मैं क्यों नहीं इन बच्चों की तरह खेल सकती हूँ। जबकि बच्चे भी ये चाहते थे कि ईला भी उनके साथ खेले, ईला भी खेलना चाहती थी मगर वो नहीं खेल पाते थे। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। मतलब भागो और पकड़ लो वो वाला हिसाब होता है, विष अमृत होता है, टच कर लो तो विश हो गया, हम आउट हो गए, ये सब चीज़ें जो रहती हैं, जिसे हम लोग हाइड एंड सीक वो कहते हैं, आइस वाटर जो गेम होता है, उसी तरीके से विष अमृत भी होता है। तो वो गेम जो है उनमें वो भाग लेती थी बच्चों के साथ में। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। मतलब हम जब दौड़ते हैं तो दूसरे सामने वाले को ऐसे टच करते हैं तो फिर हम डेन से हट जाते हैं, वो डेन बन जाता है, लेकिन वो जो धप्पा करने की बारी आती थी तब उसके हाथ ही नहीं थे, तो हाथ कैसे बढ़ाती? निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी।
वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। मतलब उसके हाथ नहीं थे, उसके हाथ वर्क नहीं करते थे, तो वो कैसे ये सारी काम करती। पेंग लेने के लिए हाथ पकड़ने जरूरी पड़ते, धप्पा लेने के लिए हाथों का जरूर, वो उसके काम नहीं करते थे। अब उसके हाथ काम नहीं करते तो उसने चुनौती मान लिया कि उसको अगर हाथ नहीं है तो भी वो काम करके दिखाएगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जो काम हम हाथों से करते हैं, ईला ने वो सारे काम अपने पैरों से करने सीखने शुरू कर दिए। क्या काम थे? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। पहले होता ना तख्ती यानी कि स्लेट पे लिखा जाता, कॉपी किताबें नहीं लिखा जाता था, तो उसने लिखना पढ़ना भी अपने पैरों से ही, लिखना भी अपने पैरों से सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। मतलब दाखिला लेना मतलब एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन मिलने में भी उसे दिक्कत आई, क्योंकि भाई सभी बोले भाई हाथ नहीं है तो क्या लिखेगी, क्या करेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दिक्कत आई, लेकिन उसका एडमिशन हो गया। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, यानी कि वो स्पीड से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए सबको टेंशन थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। कोई के काम वो बहुत स्पीड से और बहुत अच्छा करती, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी। बहुत सारे काम उसको आदत थी कि वो कर लेती थी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते थे जिनमें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, वो नहीं कर पाती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मतलब अगर उसको दिक्कत है तो वो छोड़ दे, वो ऐसा नहीं था। परेशानी है तो और मेहनत करेगी, डबल मेहनत करेगी और उस काम को करके दिखाएगी। उसकी आदत ऐसी थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अब क्या है, 10th बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो परीक्षा देने के लिए गई, लेकिन क्या हुआ भाई, एक टाइम लिमिट होता है, वो जल्दी स्पीड में नहीं लिख पाई, तो उसका पेपर पूरा नहीं हो पाया और वो फेल हो गई, पास नहीं हो पाई। लेकिन ईला को ये चीज़ पता नहीं थी कि जो बच्चों को फिजिकली प्रॉब्लम होती है उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये चीज़ ईला को पता नहीं थी। अगर उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो वो 10th बोर्ड एग्जाम पास कर लेती। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सकता था। यानी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता लिखने के लिए, या फिर उसे कोई एक राइटर मिल सकता था जो वो बोलती जाती वो लिखता जाता, ऐसा एक व्यक्ति उसको मिल सकता था। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसे तकलीफ जरूर है कि वो पास नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी का मतलब सिलाई बुनाई का काम, मतलब कढ़ाई का जो काम होता है वो करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। उसने भी कहा कि अब हम भी जो है वो कढ़ाई करेंगे, यानी कि हम भी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। जैसे हर काम लिखने के लिए भी वो पैर के अंगूठों से पेन को पकड़ती थी, उसी तरह उसने सुई भी पैरों के अंगूठों से पकड़ी और जो है कशीदाकारी करनी शुरू करी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो अब क्या था, परेशानी जरूर थी, लेकिन उसने तब भी वो काम सीखा। यानी कि जहां हम चाहेंगे वहां हमें राह मिल ही जाएगी। कहने का तात्पर्य होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये काम हम करें, तो अगर मुश्किल भी होगा तो भी हम कर ले जाएंगे। अब देखिए, पैर के दो अंगूठों के बीच पतली सी सुई पकड़ना और उसमें रेशम का धागा डालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने वो काम भी कर दिखाया।
15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी कशीदाकारी एक तरीके की कशीदाकारी होती है, तो वो उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करने लगी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो उसने बहुत ही जल्दी जो है कशीदाकारी सीख भी ली काठियावाड़ी। उसके बाद रंगों का मेल, उस पे कौन सी डिजाइन अच्छी लगेगी, कैसी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, सभी कुछ वो करने लगी। धीरे धीरे उसके द्वारा काढ़े गए वस्त्रों की प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन भी लगने लगी, और इन एग्जीबिशन में सिर्फ काठियावाड़ के ही नमूने नहीं, लखनऊ और बंगाल की कशीदाकारी के भी नमूने उसके द्वारा किए हुए वहां पर प्रदर्शित होते थे। सिर्फ वो काठियावाड़ी कशीदाकारी नहीं करती थी, वो लखनऊ की भी जो चिकनकारी थी वो भी करती थी, बंगाल की भी कशीदाकारी करती थी। तो सभी कशीदाकारी वो करने में अब माहिर हो चुकी थी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। हमने जैसे अभी बताया काठियावाड़ी से और भी टाके इस्तेमाल किए। पत्तियों और चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। तो अब यहाँ पत्तियों को चिकनकारी से और डंडियों को कांथा से उभारा था, यानी कि कांथा थोड़ी उभरी हुई डिजाइन होती है। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठाकर रखा था। देखिए यहाँ पे अलग अलग कढ़ाइयों के नाम है, चिकनकारी है, काथा वर्क है, आपकी कसूती है। तो ये अलग अलग जो है कशीदाकारी होती है, इन सभी के में वो अच्छे से कार्य करके निकाल कर लेकर आती थी। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब उसने जो ये परंपरा मतलब काठियावाड़ी कशीदाकारी मतलब सिर्फ काठियावाड़ी होती थी, लेकिन उसमें उस फ्यूजन करना उसने शुरू कर दिया, और ये फ्यूजन जो है सभी को बहुत अच्छा लगता था। ईला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक है, होठों पर मुस्कान है, और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते नहीं थकती। मतलब क्या, अब जब इतने लोग प्रोत्साहित करने को हैं तो अब ईला रुकती नहीं, ईला काम करती रहती है जैसा भी वो, और उसको वो काम करने में मजा आता है। तो इस पार्ट में हमने ये चीज देखी कि माना कि बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के आगे हम हारते नहीं। अगर हमने मन में ठान ली कोई चीज तो हम उसको कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें भी अपने मन में चीजों को ठानना चाहिए। कोई मुश्किल आए तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस लड़की के हाथ नहीं थे उस लड़की ने सब कुछ पैरों से करना सीख लिया। हमारे पास तो हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, तो बस हमें जो अपने अंदर लेकर आनी है हिम्मत, दृढ़ संकल्प, निश्चय, ये फीलिंग्स लेकर आनी है, तो हम हर एक मुश्किल काम को कर सकते हैं। बाकी हमारे सपोर्ट के लिए हमारी फैमिली, प्यारी फैमिली तो हमारे साथ में रहती ही है। तो बिल्कुल ऐसा काम करिए जिससे मम्मा पापा को प्राउड फील कराइए। तो अब इसी पार्ट में हमारे पास में आगे एक छोटा सा और एक कहानी दी गई है, वो है बात का सफर। हम इसको पढ़ते हैं कि इस कहानी में हमारे अंदर क्या दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो पार्ट था जहां चाह वहां राह हमने खत्म की। इसी के आगे छोटी सी कहानी है, अब उसको देखेंगे क्या है। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इन लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है, इन सभी में क्या समानता है। हम ये सभी चीजों को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जरिया है। ईमेल हो, लेटर हो, इंटरनेट हो, तो ये सब चीजें क्या है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये सब में यही समानता है। सड़कों के चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हम बात कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी की बात इंटरनेट के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, आपका कम्युनिकेटर हो, टेक्स्ट मैसेज हम करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, यहाँ तक कि हम कुरियर भेजते हैं। अगर हम साइन लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बोले नहीं, हम सिर्फ हाथ से, जैसे यहाँ ऐसे हम करके कर रहे हैं, तो ये क्या है, इशारा है। ऐसे करें तो ये भी इशारा है, बैठ जाओ, तो बहुत से इशारे भी। तो ये सभी क्या है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं।
तो उसी तरह ऑप्शन क्या है, सड़क के चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है, वो भी तो इशारे से बोलता है कि रुक जाइए, बोलता है ना, ट्रैफिक बोलता है रुको, जाओ, तो क्या है वो भी तो संकेत भाषा है ना। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कह रहे होंगे? यानी कि जब टीचर पढ़ा रही हो और आप अगर आपस में बात कर रहे हो आंखों के जरिए से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास आज बात करने के बेइंतहा तरीके हैं और हम बहुत तरीकों से बात करते हैं। कभी कभी देखिए हम सिर्फ आंखों से बात कर ले जाएंगे। टीचर है, अगर टीचर कैसे आपको, अगर उसको गुस्सा है तो वो आंखों से गुस्सा दिखा देती है, आप तुरंत समझ जाते हो। मम्मा की आंखों से प्यार समझ जाते हो। पापा ने बाहें फैला दी तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ बाहें फैला दी तो आप उनके प्यार को समझ गए। तो यहाँ पर चीजें हम क्या है, संकेत से हो, बोलकर हो, किसी भी तरीके से हो, हम एक दूसरे को सबको सब कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास जो है मौजूद है। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की लिखी कहानी है। तो अब हमारे आगे आने वाले पाठों में बात के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या हम आगे देखेंगे। तो आगे आने वाला जो चैप्टर है हमारा, वे दिन भी क्या दिन थे, वो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिखा है आइजैक एसिमोव ने लिखी है, जो एक विज्ञान कथा है। विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहेगा। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे बातें, किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। तो आइजैक ने कैसे स्कूल की कल्पना करी है, इस पाठ के अंदर हम ऐसा पढ़ेंगे। भविष्य में कैसे स्कूल होंगे, कोई टीचर नहीं होगा, हम तब भी पढ़ेंगे, और पूरे स्कूल में हम अकेले टीचर होंगे, अकेले स्टूडेंट होंगे। ऐसे एक स्कूल की कल्पना आइजैक ने करी है, जो इस पाठ पर हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। अब देखिए हमने यहाँ पर विज्ञान कथा के जरिए एक जो वे दिन भी क्या दिन थे, अगर हम उसके अंदर देखेंगे तो हम बात का एक तरीका, एक कम्युनिकेशन का तरीका देखेंगे इंटरनेट के जरिए में। अब दूसरा हम पत्राचार का माध्यम देखेंगे, पत्र के माध्यम यानी कि डाकिये के माध्यम से। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। एक भेंट वार्ता है। क्या है ये? एक भेंट वार्ता है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि पत्र पहुंचाना, डाकिये कैसे कैसे मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, ये सभी कुछ हम कंवर सिंह जी की जुबानी सुनेंगे। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। तो हम देखिए आपको विधा शब्द जो बताते हैं ना कि क्या विधा है, तो यहाँ पर पहली बार भेंट वार्ता विधा आएगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं साक्षात्कार भी। तो इस नई विधा को हम शामिल करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी भी जाती है। पहली बार हमारी रिमझिम की श्रृंखला, आप अभी 4th तक पढ़ के आए हैं, वहां पर ऐसा कोई विधा नहीं थी, तो 5th में पहली बार ये विधा आपके सामने आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके। कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लोगे तो आप ऐसे प्रश्न पूछो कि आप सामने वाले से कितना अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभव को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी होता है। तो जो कंवर सिंह है डाकिया, जिनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा, वो कितना मुश्किल है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और साथ ही डाक
बांटने का जो काम करते हैं वो कितना मुश्किल भरा होगा ये भी वो बताएं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में डाक को बांटते हैं। तो ये सभी कुछ हम कंवर सिंह की ज़बानी जो चैप्टर है डाके की कहानी कंवर सिंह की ज़बानी, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा चिट्ठी का सफर, इसमें आएगा एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। मतलब अतीत यानी कि पास्ट में किस तरीके से संदेश भेजे जाते थे और अभी कैसे भेजे जाते हैं और भविष्य में कैसे भेजे जाएंगे, इसकी एक झलकी हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। संदेश पहुंचाने की जरूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। तकनीकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। हम पत्र आजकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे से भी भेजने लगे हैं। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था, यानी कुछ दिन पहले क्या होता था, हम कुछ दिनों में संदेश पहुंचाते थे। यानी कि अगर हमने यहाँ पत्र लिखा है तो आज से 10-12 दिन बाद कहीं दूसरे शहर में जाकर पहुंचेगा। लेकिन अब आज के समय में अगर हम देखेंगे, अगर हमने आज कोई चीज लिखी तो हम अभी के अभी वहां तक पहुंचा सकते हैं। हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत पहुंचाते हैं ना। और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील तक दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए होता है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हम तरीकों में जो है सुधार लाते हैं। बहुत सारे तरीके बढ़ते चले जाते हैं। हम पहले जहां दिनों में पहुंचा रहे थे, आज हम सेकंड्स में अपनी बात दूसरों सैकड़ों मील तक पहुंचा देते हैं जाके, और बहुत सारे लोगों तक एक साथ भी पहुंचा देते हैं, ये करते हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम प्राप्त करना यानी कि समाचार प्राप्त करना और समाचार भेजना, अपनी बात को कहना, हमारे तरीके बदलते जा रहे हैं। नए नए कम्युनिकेशन के तरीके आते चले जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम चिट्ठी के सफर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने बात के सफर में देखा कि किस तरीके से आगे आने वाले 3 पाठों में हम बहुत सी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, आगे वाले पाठों में हम ये देखेंगे। अब आगे जो पाठ है दूसरा एक और है, एक माँ की बेबसी। चिट्ठी के सफर के बाद जो हमारा और एक पाठ आएगा वो है एक माँ की बेबसी। मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद ना होने पर वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इस कविता में हम एक बच्चे की कहानी कविता में देखेंगे। ऐसे बच्चे के बारे में सुनेंगे जो बोल नहीं सकता। वो गली मोहल्लों के लिए अजूबा है क्योंकि वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बोल नहीं सकता तो क्या हम उनके मन के भावों को नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते? हम बिल्कुल समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। बड़ा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता। आप सोचिए, सपोज करिए एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने तक का बच्चा है, बोल नहीं सकता, लेकिन हम उसके हाव भाव हर चीज़ों से समझ जाते हैं कि उसको क्या तकलीफ है। तो उसी तरीके से हम भावों से, इशारों से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस कविता में हम देखेंगे ये चीज़ कि इशारों से और हम स्पर्श से चीज़ों को कैसे समझते हैं। अब हमारे पास में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक पत्र हमारे पास में है। देखिए, इस पत्र को लिखने की विधि भी क्या है, हमने सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। क्या है? बफलो, न्यूयॉर्क, 20 मार्च 1995। प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम आने पर मन छोटा मत करना। यानी कि प्रथम अगर फर्स्ट नहीं आओ तो अपने आप को लो फील मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एंड डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा।
लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़त और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अध कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद, सा स्नेह नरेंद्रनाथ। तो यहाँ पर एक चाचा ने अपनी भतीजी को पत्र लिखा हुआ है, साथ ही ये चीज़ उसको बताई है कि तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसमें पार्ट लो। अगर तुम जीत जाओ तो घमंड नहीं करना, और अगर हार जाओ, फर्स्ट नहीं आओ तो अपने आप को लो फील नहीं करना कि हम नहीं आए। ज़रूरी क्या है कि हम पूरे जोश खरोश से प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भाई जीतता तो हमेशा एक है, बाकी लोग हार जाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम भागे तो, हम दौड़ में आए तो, हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम प्रतियोगिता में भाग तो ले रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में उन्होंने यहाँ पे बताया कि दो बच्चों के बीच किस तरीके से भिड़ंत शाम को होती थी, अब एक ही स्कूल में आ गए। तो ये एक पत्र की विधा थी जो हमारे सामने रखी गई थी। हमें बताया गया था कि पत्र आगे हम कैसे लिखते हैं। तो ये एक तरीके से अनौपचारिक पत्र था। अनौपचारिक पत्र लिखते हैं हम उन लोगों को जिनको हम जानते और पहचानते हैं। तो ये हमारे परिवार का था। तो ये एक अनौपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट था जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था, हमने यहाँ पर देखा और समझा। तो आगे पत्र आने वाले हैं तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो प्रथम प्रश्न है वो कहाँ से आ रहा है, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि पाठ से दिया गया है। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। अगर ऐसी कोई स्टूडेंट ऐसा आए जो फिजिकली डिसेबल है, तो अगर कोई आपके क्लास में आता है तो आपके मन में कैसे कैसे सवाल उठेंगे, आपको वो सवाल यहाँ पर लिखने हैं। जैसे क्या है, यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, या इसकी ऐसी परिस्थिति कैसे हुई, ये आगे अपनी लाइफ में कैसे काम करेगी। बहुत तरीके के सवाल उठेंगे। तो आप उन सवालों को हमने तो जैसे यहाँ 2 सवाल रखे हैं, आप इसके अलावा आपके मन में उठने वाले जो सवाल हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए, यानी कि हम जो सोचते थे क्या इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। मतलब जो अपाहिज लोग होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे ये कैसे सड़क पार करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, हाथ नहीं है, खाएंगे कैसे। तो हमें अब ये समझना होगा कि ये लोग हर काम कर लेंगे, बस उनके करने के तरीके अलग होंगे। तो ये चीज़ हमारी सोच में काफ़ी हद तक, आपकी ही नहीं हमारी सोच में भी इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। साथ में हमने ये भी सीखा कि अगर हम मन में कोई चीज़ ठान लें तो हम भी ईला की तरह बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। कोई भी काम से हम हार नहीं मानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस पाठ से सीखी हैं। जो आपने सीखी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब इसके अंतर्गत क्या प्रश्न पूछा गया, तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी, यानी कि आप अपने विद्यालय से परिचित हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके विद्यालय में आएगा तो उसे किस किस तरीके की परेशानी होगी, आप सोचिएगा और उसको लिखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए हैं, क्या है, यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना, या जैसे आपके यहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं तो उसको सीढ़ियों से ऊपर, जैसे अगर वो चल नहीं सकती तो सीढ़ियों से कैसे चढ़ेगी। अब अगर मैम जल्दी जल्दी लिखवाती हैं तो उसको लिखने में दिक्कत आएगी। तो बहुत जो परेशानी आपके दिमाग में आएगी, आपको पता है कि ईला के साथ क्या परेशानी थी,
तो ये चीज हो सकती है। तो आपको वही चीजें सोचनी है और उन आने वाली परेशानियों को यहां पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने विद्यालय को कुछ सजेशंस दीजिए कि ऐसे अगर विद्यार्थी को स्कूल आते हैं तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो आपको वो जो आप आइडिया सुझाएंगे, जो तरीके सुझाएंगे आप अपने स्कूल वालों को, वो आप क्या क्या बताएंगे उनको, क्या क्या चेंजेस आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं ऐसे आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या है, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसी छात्रों की सहायता करें। मतलब जैसे कि अब आप लीजिए आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी के क्लास में होते हैं, अगर एक बच्चा ऐसा आता है तो कोई उसका बैग उठाने में हेल्प कर दे, कोई उसका वर्क कंप्लीट करने में हेल्प कर दे, चीज़ें बुक्स ओपन करने में हेल्प कर दे, है ना, टिफ़िन ओपन करने में हेल्प कर दे, उसको जो है खेल के ग्राउंड तक ले जाने में हेल्प कर दे, ताकि जल्दी जल्दी वो काम कर सके और आप लोगों से पिछड़े नहीं। तो ऐसे हर एक काम के लिए अगर उसका हर एक बच्चा उसके साथ चले, मान लीजिए उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट का एक बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, इस तरीके से हो सकता है। उसको उसका बैग उठाने का काम कोई कर दे, उसका टिफिन ओपन करने का, तो मतलब कोई ना कोई अगर उसकी हेल्प कर दे तो वो काफी हद तक अपने काम समय पर पूर्ण कर पाएगी। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्यारी ईला। ये एक यहाँ पर पत्र दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो यहाँ पर एक पत्र हमने लिखा है कि हम जब ईला के बारे में हमने जाना, ईला सजानी के बारे में जब हमने जाना तो हमारे मन में ईला के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आई। तो अब सबके मन में फीलिंग्स अलग अलग आई होंगी, तो जाहिर सी बात है आप सब इतने सारे लोग देख रहे हो तो उन सभी के मन में अलग अलग फीलिंग हुई, तो सब अपने अलग अलग तरीके से लिखेंगे। जिसके मन में जो फीलिंग आई है आप उसे वो लिखेंगे। लिखने का तरीका, एक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, आप उसी तरीके से इस पत्र को लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया है, परीक्षा भवन दिल्ली 18 मार्च 2009, प्रिय ईला। तो ये जो हमारा पोर्शन यहाँ पर रहता है, तो ये हम किसको कहाँ, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। फिर प्रिय ईला, ईला कोई पत्र लिख रहे हैं, ईला को लिखेंगे। फिर क्या है, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती थी हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, तुम्हारा या तुम्हारी काका का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप एक पत्र लिखेंगे। सभी के पत्र अलग अलग रहेंगे क्योंकि सबके मन में उठने वाले जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो अलग अलग तरीके के होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको देने हैं। क्या सवाल है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो स्कूल वाले जो चिंतित थे, उसको दाखिला नहीं ले रहे थे ना, पाठ में ये था ना कि स्कूल वाले उसका दाखिला नहीं ले रहे थे, उसको दाखिला लेने में ही बड़ी दिक्कत हुई थी। तो वो दाखिला नहीं ले रहे थे, तो उस चिंता जो बताएगी ना, कुछ लोगों को चिंता थी, तो वो चिंता का कारण क्या क्या वो सोच रहे होंगे, क्या कारण रहा होगा, और चिंता करना क्या सही था क्या नहीं सही था, जो कुछ भी था, जो कारण होगा उसका आपको कारण लिखना होगा। जो भी आप उत्तर देंगे उसका कारण लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि ईला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे स्कूल में आएंगे, भाई ये बच्चा कैसे काम कंप्लीट करेगा, कैसे डेली स्कूल आएगा, भाई इतनी पढ़ाई होती है, इतना बर्डन होता है, कैसे ये बच्चा करेगा। तो स्कूल वालों की चिंता करना जायज़ होता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सूझबूझ के साथ काम करें तो इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम उन ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। तो हमने लखनऊ, जो हमने पाठ में देखा था ना कि किस तरीके से उसमें उसने लखनऊ की, बंगाल की, पंजाब की, तरह तरह की कशीदाकारी उसने मिक्स करी थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी थी, उसकी कशीदाकारी की। उसने काठियावाड़ी में और भी तरह तरह की कशीदाकारी को मिलाया था,
तो वो यहाँ पर हमें लिखना है। क्या लिखा था उसने, देखो किस किस तरीके से डंडियाँ किससे बनाई थी, पत्तियाँ चिकनकारी से थी, डंडियाँ काथा से थी, जो जाप बनाए थे वो कसूती से बनाए थे, वो सब यहाँ मेंशन करेंगे। ईला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। मतलब एक पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है उसको उसने तोड़ा था और एक फ्यूजन प्रस्तुत किया था। फ्यूजन मतलब अलग अलग तरह की चीजों को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर चीज बनाकर प्रस्तुत करी थी। तो ये एकदम नई चीज हो गई थी, तो लोगों को ये चीज बहुत पसंद आ रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। यानी कि यहां पर हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें जो सही है उसको आपको लगाना है। क्या है, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि वो 10th की परीक्षा नहीं पास कर पाई थी। इसमें सही स्टेटमेंट क्या है उसे हमें सही करना है। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, ये तो गलत है भाई। फिर क्या है, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं था, वो परीक्षा पास करना चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाई थी। बात सही है कि उसे समय कम लग गया, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, वो पैरों से लिख रही थी तो स्पीड कम थी। ये उत्तर हमारा एकदम सही है। उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। कहने का क्या मतलब है, ईला के आसपास जो लोग हैं, माँ बाप भाई बहन नाना नानी जितने लोग भी थे उसके, अगर उसका सारा काम वो लोग करते तो वो पैरों से या अंगूठों से जो काम करना सीख पाई, क्या वो सीख पाती? तो इसमें आप सभी के उत्तर होंगे, वो सीख पाती, कुछ लोग कहते हैं हाँ सीख पाती, कुछ लोग बोलते नहीं सीख पाती। तो जो भी आप उत्तर लिखेंगे उसका कारण आपको देना होगा। अगर वो पैरों से अंगूठों से काम करना सीख पाती तो क्यों सीख पाती, और अगर नहीं सीख पाती तो क्यों नहीं सीख पाती, ये कारण आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, अगर ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो ईला अपने पैरों के अंगूठों से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। क्योंकि सारा काम जब हो रहा है तो हम अपने आप एफर्ट्स क्यों लगाएंगे, मेन कारण ये है ना, हम करते ही नहीं। अब जैसे हमारे सामने होगा, अगर मान लीजिए हमारी कॉपी में हमारा काम छूटता है, हम किसी फ्रेंड से करा देते हैं, मम्मी पापा से करा लेते हैं, तो हम तो कोशिश ही नहीं करेंगे समय ज़्यादा स्पीड करने की अपनी। जब स्पीड नहीं बनेगी तो हमारा काम जाहिर सी बात है हमेशा छूटता रहेगा। तो ये एक तरीका होता है, जब हमें कुछ हेल्प करने के लिए कोई मिल जाएगा ना तो हम काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कशीदाकारी पे, यानी कि एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई पे। क्या है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। बहुत सारे शब्दों को हमने सीखा है, इसमें बहुत सारे सिलाई कढ़ाई से संबंधित बहुत सारे शब्दों को सीखा है, तो उनकी सूची बनानी। कुछ शब्दों की सूची हमने बनाई है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप पार्ट्स में से और ढूंढिए और इनमें और शब्दों को जोड़िए। जैसे क्या है, पल्लू, टाके, बेलबूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, काथा, चिकरकारी, कसूती, बहुत सारे हम लोगों ने नाम सुने हैं ना। तो बहुत सारे नामों को आपको यहाँ इकट्ठा करना है। हमने कुछ नाम रखे और कुछ आप खुद करके यहाँ पर इन नामों की संख्या को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो है क्या दिया है क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। अब शब्द हमारे पास क्या दिया है, फुटबॉल, बुने यानी कि ऊन, बागबानी और पतंगबाजी। अब इसी में से कोई आपको सिर्फ 2 शब्द लेने हैं और इन्हीं शब्दों में से हमें संज्ञा और क्रिया शब्द जो भी इनसे संबंधित हो वो हमें लिखनी है। तो हमने शब्द क्या लिखा, बुनाई। अब बुनाई में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ऊन, सिलाई, फंदे,
एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। तो आप इसमें देख रहे हैं संज्ञा भी है और क्रिया शब्द भी है। उसी तरह दूसरा लिया पतंगबाजी, साड़ी, मांझा, पंग, ची, कन्नी देना, उड़ाना। तो यहाँ पे भी हमने देखा पतंगबाजी से। आप अगर चाहें तो बागबानी से भी ले सकते हैं, पौधे, गुड़ाई करना, पानी देना, हाँ, और आपका इसमें क्या कहते हैं रोपना, पौधों को रोपा जाता है, रोपना। तो बहुत तरीके के नाम आएंगे जिन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। खुरपी भी आएगा, तो बहुत तरह के आएंगे, तो उनमें आप इनको चूज कर सकते हैं और इनको लिखेंगे आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने क्या क्वेश्चन है। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो यहाँ पर जैसे दिया है ये जंजीर है, आप अपने बड़ों की मदद लीजिए क्योंकि सुई धागे का काम है, तो बड़ों की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, उनके साथ बैठकर इस काम को करने की कोशिश करिएगा। तो ये क्या है, जंजीर। ये कढ़ाई करने की कोशिश करिए। दूसरा है मछली टाका। मछली टाका कैसे, देखिए ऐसे 3 लाइंस बनती हैं, एक ऐसे से डाला जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। तो ये बनता है हमारा मछली कांटा। फिर उसके आता है भरवा टाका। भरवा टाका कैसे आता है, हम यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर इधर से जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं। तो ऐसे करते करते हम पूरा लीफ का एरिया कवर कर देते हैं। फिर ये आता है उल्टी बखिया। उल्टी बखिया में हम जो सिलाई सीधी कर रहे थे, अब हम उसको उल्टा करते हैं, इसलिए इसको उल्टी बखिया बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, उल्टे उल्टे से, अभी सीधा ना चल के हम उल्टा काम करते हैं। फिर ये आता है खुला हुआ जंजीर। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए कसूती का कपड़ा कसूती के कपड़े पे करते हैं, यहाँ जाते हैं, इधर से आते हैं, फिर ऐसे करके हम इसको डिज़ाइन बनाते हुए चलते हैं। तो ऐसे बहुत सी डिज़ाइंस होती हैं, बहुत से टाकों के नाम होते हैं, आप उनको करना सीखिए, मगर बड़ों की मदद के साथ में। तो यहाँ पर हमने अपना ये पार्ट के जितने प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास कार्य थे, वो यहाँ ख़त्म किए। तो जहाँ जहाँ आपसे जो जो पूछा गया है अपने आप करने की पूरी कोशिश करिएगा, ताकि आप नए नए शब्दों को खुद सोच सकें और पाठ में से ढूंढ के निकाल सकें, नई चीज़ें सीख सकें। किसी की मदद से अच्छा अगर आप खुद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस तरीके से ये पाठ हमने पूरा कर लिया। अब इन पाठ की व्याख्याओं को या प्रश्नोत्तरों को या पिछले किए हुए प्रश्नोत्तरों को हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप आएंगे magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। हमारी क्लास है 5th। जब हम अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हमारे सामने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। हिंदी सिलेक्ट करते हैं आप, हिंदी पे के नीचे वॉच नाउ है, वहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने हिंदी बुक रिमझिम की पूरी प्लेलिस्ट होगी। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस पार्ट में हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सभी आपके सामने होंगे। बस आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और टॉपिक सिलेक्ट करते ही आपका क्या होगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Thank you for watching. Bye bye.